हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। काफ़ी दिनों बाद से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट जो थर्ड सेम केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। इसमें हम लोगों ने पिछले पार्ट में कवर किया था कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री कैसे डिस्कस किए थे। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम था उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी में कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस को डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और डिप्लोमा वालों के एग्ज़ाम्स भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। तो देन ये सब वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है आपका कि यहाँ पे जो पायरोलिसिस और क्रैकिंग का डेफिनेशन क्या है। तो पायरोलिसिस क्या होता है? तो पायरोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकली डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर in the absence of oxygen. The process typically occurs at a temperature above 430 degrees Celsius. This means कि 800 Fahrenheit and under pressure. The word pyrolysis is coined from the Greek word pyro, which means fire, and lysis, which means separating. ठीक है, अगेन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पायरोलिसिस को ही हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। एंड पायरोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकली डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल at elevated temperature in the absence of oxygen. पायरोलिसिस एक केमिकल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो absence ऑफ ऑक्सीजन में एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये अकर्स होता है 430 डिग्री सेल्सियस पे। दिस मीन्स कि 800 फ़ारेनहाइट पे एंड अंडर प्रेशर। ठीक है, जो पायरोलिसिस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स फायर है, जिस दो वर्ड से लिया गया है, पायरो एंड लिसिस से। पायरो का मीन्स यहाँ पे फायर है एंड लिसिस का मीन्स है सेपरेटिंग। ठीक है, तो फायर के थ्रू सेपरेट करना यही मेन जो मोटिव होता है पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग का मेन मोटिव यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आप लोगों की रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्या होता है? ठीक है, रिफॉर्मिंग क्या होता है? तो रिफॉर्मिंग इज नाम से समझ में आ रहा है। रिफॉर्मिंग मीन्स कि किसी चीज़ को अगेन फॉर्म करना। रिफॉर्मिंग इज अ थर्मल या फिर कैटालिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस in which the hydrocarbon molecules of petroleum are rearranged to improve its octane number. The resulting product is used in blending high octane petrol. रिफॉर्मिंग में मेनली होता क्या है? रिफॉर्मिंग में क्या होता है कि ये एक थर्मल या फिर कैटालिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस मीन्स की जो रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, जो हम लोग क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं, उसमें जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं पेट्रोलियम के, ये ऐसे अरेंज किए जाते हैं, ये दोबारा ऐसे रीअरेंज किए जाते हैं जिनमें क्या हो कि इनकी ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव हो सके। ठीक है, और ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है इज़ यूज्ड इन ब्लेंडिंग हाई ऑक्टेन पेट्रोल। ठीक है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इसका यूज़ हम कहाँ पे, इसको हम लोग ब्लेंड कर देते हैं पेट्रोल में, क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे जो हमारा पेट्रोल होता है वो काफ़ी हाई ऑक्टेन का प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो भी पेट्रोल हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं वो रिफॉर्मिंग होके ही आता है। दिस मीन्स कि उसमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आप लोगों की पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? आप लोगों ने बहुत बार 12th 10th में डिस्कस किया होगा पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस टू क्रिएट पॉलीमर्स। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग पॉलीमर्स को क्रिएट करते हैं। दिस मीन्स हम बोल सकते हैं कि कई सारे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर का क्या करते हैं। देखो, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग पॉलीमर्स क्रिएट करते हैं और बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या पॉलीमर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देस पॉलीमर्स आर देन प्रोसीज्ड टू मेक वेरियस काइंड ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट। और यही जो पॉलीमर्स होते हैं, इन्हीं पॉलीमर्स के थ्रू हम बहुत तरीके के जो आजकल मार्केट में जो पॉलीथीन दिखता है, जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें दिखती हैं, ये सब चीज़ें किससे मिल के बनी होती हैं? पॉलीमर से मिल के बनी होती हैं। एंड ये जो पॉलीमर होता है वो मोनोमर से मिलके बना होता है। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम लोग मोनोमर कहते हैं, आर कॉल्ड मोनोमर, आर केमिकली कंबाइंड टू क्रिएट लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएट पॉलीमर्स
and these polymers are then processed to make various kind of plastic products, and during polymerization smaller molecules are called monomer chemically combined to create the larger molecules। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एल्कलाइनेशन की। एल्कलाइनेशन क्या होता है ये भी आप लोगों ने 10th-12th में डिस्कस किया होगा। Alkylation is a chemical process by which an alkyl group is attached to an organic substrate molecule वी एडिशन या फिर सब्सटीट्यूशन। ठीक है। एल्कलाइनेशन सिंपल सा नाम से ही हम लोग पता कर पा रहे हैं कि एल्कलाइनेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है जो किस ग्रुप का है, एल्काइल ग्रुप का है, जिसमें क्या होगा कोई भी जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा वो अटैच किया जाएगा, या तो वो एडिशन करके अटैच किया जाए या तो वो सब्स्टिट्यूशन करके अटैच किया जाए। ठीक है। An alkyl group is an alkane molecule that is missing a hydrogen atom. For example, जैसे methyl group are the simplest alkyl and result from the removal of a hydrogen from methane। ठीक है। तो ये अल्कलाइनेशन है। आइसोमेराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन की तरह ही आइसोमेराइजेशन भी है, बट इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो आइसोमेराइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर मॉलिक्यूल which has exactly the same atoms in same number but the atoms have a different arrangement। ठीक है। आइसोमेराइजेशन में आप लोग समझिएगा, आइसोमेराइजेशन क्या होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी वन मॉलिक्यूल किसी दूसरे या किसी अनदर मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें क्या होते हैं कि एटम्स तो सेम रहेंगे, नंबर्स भी सेम रहेंगे, बट जो एटम्स होंगे, जो एटम्स के नंबर्स हैं और जो एटम्स है वो सेम रहेंगे, बट जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट अरेंजमेंट में रहेंगे। ठीक है। एटम्स सेम रहेंगे बट उनका जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है। जैसे कि द कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन इनटू आइसोब्यूटेन बाय हीटिंग द ब्यूटेन टू 100 डिग्री सेल्सियस और हायर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। जैसे अगर ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं, या इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आइसोमेराइजेशन का। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आता है वो आता है हाइड्रो एल्कलाइनेशन। हाइड्रो एल्कलाइनेशन क्या होता है? तो हाइड्रो एल्कलाइनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिएक्टिंग एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सच एज toluene in the presence of hydrogen gas to form a simpler aromatic hydrocarbon devoid of functional group। ठीक है। An example is the conversion of 1,2,4 trimethyl benzene to xylene। तो ये होता है हाइड्रो डी अल्कलाइनेशन। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि टॉल्यून जब हमें रिएक्शन करना हो तो वहाँ पे हमें हाइड्रो एल्कलाइनेशन, जब हमें टॉल्यून को मैन्युफैक्चर करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें हाइड्रो एल्कलाइनेशन की क्या होती है, हाइड्रो एल्कलाइनेशन प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अ सिंपलर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिवाइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। एन एग्जाम्पल इज द कन्वर्जन ऑफ 1,2,4 ट्राईमेथाइल बेंजीन टू xylene। ठीक है। हाइड्रो एल्कानेशन का सबसे बेसिक एग्जांपल है आपका जो टॉल्यून में कन्वर्ट कर दें, या फिर जो 1,2,4 ट्राईमेथाइल बेंजीन है इसको आप जाइलिन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी हाइड्रोजिनेशन की। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड अनदर कंपाउंड या फिर एलिमेंट। ठीक है। हाइड्रोजिनेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन होता है किसके बीच, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बीच और किसी एक कंपाउंड या फिर एलिमेंट के बीच। ठीक है। किसके प्रेजेंस में? तो यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट सच एज निकेल, प्लैटिनम एक्सेट्रा। एक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। कैटालिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो निकेल हो सकता है या तो वो प्लैटिनम हो सकता है। ठीक है। द प्रोसेस इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू रिड्यूस और सेचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस प्रोसेस को हम लोग कॉमनली कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे सेचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सल्फर रिमूवल की। सल्फर रिमूवल क्या होता है? ठीक है। तो द करेंट इंडस्ट्रियल मेथड फॉर रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम फ्यूल इज हाइड्रो डीसल्फराइजेशन, HDS। HDS का जो फुल फॉर्म होता है
वो क्या होता है, हाइड्रो डीसल्फराइजेशन। हम जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सल्फर कितनी खतरनाक फ्लू गैस है, कितनी डेंजरस है सल्फर, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्रियल मेथड में सल्फर को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द फ्यूल्स में से सल्फर को रिमूव करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है हाइड्रो डीसल्फराइजेशन, ठीक है, HDS, विच इज़ अ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटालिटिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, टेम्परेचर जिसका हाई होगा, प्रेशर जिसका हाई होगा, और जो क्या होगा, कैटालिटिक प्रोसेस है। कैटालिटिक प्रोसेस का मतलब कि जिसमें किसी ना किसी कैटालिस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दिस मेक्स HDS अ वेरी कॉस्टली ऑप्शन फॉर डीप डीसल्फराइजेशन। अगर हमें डीप डीसल्फराइजेशन करना है, मीन्स कि अगर हमें इंडस्ट्रियल मेथड या किसी भी फ्यूल्स में से, इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू किसी भी फ्यूल्स में से अगर सल्फ़र को रिमूव करना है या डीसल्फराइजेशन करना है, तो ये हमें काफ़ी क्या पड़ता है, बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, प्रेशर भी ज़्यादा चाहिए, कैटालिस्ट भी चाहिए, ठीक है, इसके थ्रू। नेक्स्ट डेफिनेशन आप आती है आपकी ऑक्टेन नंबर एनसीटेन नंबर की। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, एनसीटेन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल इज मेजर्ड इन engine against a mixture of isooctane and heptane if a gasoline, ठीक है। द ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल इज मेजर्ड इन अ heat engine against a mixture of isooctane and heptane if a gasoline sample has the sample anti-knock quality as that of a mixture containing 90% of isooctane and 10% heptane, ठीक है। अगर हमारे पास कोई गैसोलीन का मिक्सचर है जिसमें हमारे पास 90%, उस मिक्सचर में 90% आइसोक्टेन है एंड 10% हेप्टेन है, तो दिस मीन्स जो इसका ऑक्टेन नंबर होगा इस सैंपल का वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें 90% आइसोक्टेन है और 10% क्या है, और 10% हमारे पास हेप्टेन है, ठीक है। तो अगर हमें आइसोक्टेन 90% है, 10% हेप्टेन है, तो अगर हमें पूछा जाए कि इस मिक्सचर में ऑक्टेन नंबर कितना होगा, तो जो इसका ऑक्टेन नंबर होगा ये 90 हो जाएगा। दिस मीन्स कि जो आइसो ऑक्टेन कंटेंट होगा मिक्सचर में वही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल इज मेजर्ड हीट इंजन अगेंस्ट अ मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड हेप्टेन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सीटेन नंबर की। सीटेन नंबर क्या होता है, तो इट मेजर द एबिलिटी ऑफ अ इग्निशन डिले, ठीक है, यानी कि इट इज डिफाइन एज अ परसेंटेज ऑफ एन सीटेन प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ एन सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नैप्थलेन such that the mixture showed same ignition delay as the test fuel when tested in standard engine under saturated या under standard conditions, ठीक है। मीन्स कि ये क्या बोलता है, सीटेन नंबर क्या बोलता है, सीटेन नंबर बोलता है कि हमारे पास कोई मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, एन सीटेन का मिक्सचर है और अल्फा मिथाइल नेफ्थलेन का मिक्सचर है, ठीक है। दिस मीन्स हमारे पास एन सीटेन मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 80%, मान लेते हैं एन सीटेन यहाँ पे 80% है और अल्फा मिथाइल नेफ्थलेन 20% है, इसका हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है। अल्फा मिथाइल नेफ्थलेन हमारे पास 20% है। अब पूछा जाए कि इसमें सीटेन नंबर क्या होगा, तो सीटेन नंबर जो इसका है, जितना एन सीटेन यानी कि अमाउंट ऑफ एन सीटेन कंटेंट इन अ मिक्सचर ऑफ एन सीटेन एंड अल्फा मेथाइल नैप्थलेन इज कॉल्ड द सीटेन नंबर। तो ये जो 80 होगा ये इसका क्या हो जाएगा, सैंपल का सीटेन नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या मेज़र करता है, तो इट मेज़र द एबिलिटी ऑफ अ इग्निशन डिले को मेज़र करता है, ठीक है। इग्निशन डिले को क्या करता है, ये मेज़र करता है सीटेन नंबर, ठीक है। इग्निशन डिले कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी इग्निशन प्रोसेस होगी उसमें कितना डिले है उसको सीटेन नंबर क्या करता है, मेज़र करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पेट्रोलियम इंडस्ट्री पढ़ा था या जो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री पढ़ा था उसमें हम लोगों ने डिसाल्टर का यूज़ किया था। यही होता है आपका डिसाल्टर डिवाइस। डिसाल्टर डिवाइस में क्या होता है कि
वाई इज़ डिसाल्टिंग, एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कई बार, एग्जाम्स में तो नहीं बट ये नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में तो काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि वाई इज़ डिसाल्टिंग ऑफ क्रूड ऑयल डन बिफोर डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन के पहले, क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि क्रूड ऑयल में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑयल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग डिस्टिलेट करके क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो क्रूड ऑयल को डिस्टिलेट करने से पहले हम डिसाल्टिंग का क्यों यूज़ करते हैं, वाई इज़ डिसाल्टिंग यूज्ड बिफोर द डिस्टिलेशन ऑफ अ क्रूड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डिस्टिलेशन के पहले क्रूड ऑयल में डिसाल्टिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें पता है क्रूड ऑयल में क्या होंगे, कुछ NaCl होंगे, MgCl प्रेजेंट होंगे, तो इनके कारण हमारे इक्विपमेंट में कोरोजन लग सकता है। क्यों लग सकता है, बिकॉज दिस इज़ आयोनाइजेशन रिएक्शन। तो जब ये क्या करेंगे, जब ये इक्विपमेंट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, कोरोडेड करने लगेंगे, ठीक है। बिकॉज Na पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, तो इसे डिसाल्टर में भेजकर क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं और हमें प्योर क्रूड ऑयल प्राप्त होता है। दिस मीन्स मान लेते हैं कि यहाँ पे क्रूड ऑयल कोई जा रहा है, यहाँ पे क्रूड ऑयल इन हो रहा है, इसमें हमारे पास NaCl, MgCl और वाटर जो भी कुछ है वो प्रेजेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिवली इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ऊपर वाला मानते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दिस मीन्स कि ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस मीन्स ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। अब हमने NaCl में जानते हैं कि Na क्या होता है, Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो जब ये क्रूड ऑयल इसमें जाएगा तो जो Na वाले चार्ज होंगे यानी जो प्लस वाले चार्ज होंगे ये नेगेटिव वाले पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो Cl वाले चार्ज होंगे ये पॉजिटिव वाले पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ से हमें प्योर क्रूड ऑयल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डिसाल्टर का यूज़ करते हैं बिफोर द डिस्टिलेशन ऑफ अ क्रूड ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, कल देखते हैं कि आपकी पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, और कल ट्राई करेंगे कि पूरी पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री एक ही लेक्चर में एंड हो जाए, और एग्ज़ाम भी आप लोगों के आने ही वाले हैं तो लगे रहिए। थैंक यू सो मच।